वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ बिल लोकसभा में आने जा रहा है। अब इस पे किसी भी तरह का डाउट नहीं है। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक बेचैनी है, उनके अंदर एक फियर है कि क्या वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर आप जाइए तो तमाम हजारों इस तरह के कमेंट पड़े हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त किया जा रहा है। बिल्कुल आप इस चीज को समझ लें कि वक्फ बोर्ड नहीं खत्म होने जा रहा है, वक्फ एक्ट नहीं खत्म होने जा रहा है। पहली चीज तो ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, एक चीज है कि वक्फ एक्ट में जुड़े हुए जो प्रोविजन थे, जो 2013 के जरिए से एम्पावर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को किया गया था और वक्फ की प्रॉपर्टीज को सुरक्षित करने के लिए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया था, यकीनन सरकार उसमें कुछ बदलाव लेकर के आने जा रही है। और ये बदलाव वक्फ बोर्ड को कितना फायदा पहुंचाएंगे, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, वक्फ बोर्ड की जो ऑटोनॉमी है उस पर कितना नुकसान पहुंचेगा, ये तो जब बिल पार्लियामेंट में आ जाएगा और उस पर जब चर्चा होगी और लोगों तक वो बातें पहुंचेंगी तभी वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 40 जो कि वक्फ बोर्ड को ये पावर देता है कि वो किसी भी संपत्ति का ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है और उस पर वो वक्फ उसको डिक्लेयर कर सकता है। और ये सामने वाली जो प्रॉपर्टी ओनर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये साबित करे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ये सेक्शन अब बदलने जा रहा है, एक परिवर्तन ये होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने जो 40 से ज्यादा अमेंडमेंट की लिस्ट बनाई है उसमें से एक अमेंडमेंट ये भी है। दूसरा सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मैटर होंगे उनका जो सर्वेयर होगा उसके लिए अब जिला अधिकारी को शामिल किया जा रहा है और जिला अधिकारी ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एक वक्फ कमेटी को अपॉइंट कर सकता है। उसके लिए एडीएम स्तर का अधिकारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसकी जांच करे, परखे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं है। और अगर कोई सरकारी संपत्ति है जिसे वक्फ के तौर पर जारी किया गया है, नोटिफाई किया गया है, तो ऐसे मामले में वो राज्य सरकार के साथ जिला अधिकारी जो है इसको रिपोर्ट बना करके भी देगा कि ये वक्फ है कि नहीं है। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा करता है। फिर वक्फ बोर्ड में दो और वक्फ बोर्ड बनाए जा सकते हैं। एक वक्फ बोर्ड बोहरा और समुदाय के लिए बनाया जा सकता है और एक आगा खानी मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया जा सकता है। वक्फ के सेक्शन 9 और सेक्शन 14 के जरिए से वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन में भी चेंज किया जा सकता है और अब उसमें महिलाओं मेंबर जो हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, यानी वुमेन मेंबर भी अब जो है वक्फ बोर्ड के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे। इसी तरीके से सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल में सचिव स्तर के अधिकारियों को भी लाया जा सकता है और गैर मुस्लिम जो मेंबर हैं उनको भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो अमेंडमेंट के तौर पर लाए जाएंगे। इन पर लोकसभा और राज्यसभा में डेफिनेटली चर्चा होगी। अब यहां पर यह देखना है कि जो अलग अलग सरकार अपना बिल लेकर के आई है, लेकिन सरकार के साथ एनडीए के घटक दल हैं, उनका क्या इस पर रुख रहेगा, वो अपना नजरिया क्या रखते हैं और साथ ही साथ जो विपक्ष है, विपक्ष के दलों का क्या दृष्टिकोण रहेगा, वो किस तरीके के बदलाव की मांग करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। खाली असदुद्दीन ओवैसी के कहने से परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ये बात मुस्लिम कमेटी को याद रखनी है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा उन बदलावों पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इसी तरीके से जो दूसरे सेकुलर दल हैं या सो कॉल्ड सेकुलर हैं, उनको भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी इस बिल के माध्यम से कि वो मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए जो वादा करते हैं वो उसके लिए कितना डेडिकेटेड और कमिटेड है इस वक्फ बोर्ड के ऊपर। क्योंकि इससे पहले जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो कई सेकुलर दलों ने उस ट्रिपल तलाक के बिल के ऊपर सरकार का साथ दिया था। अब ये जो बदलाव होने जा रहे हैं जिसमें वक्फ की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि इससे बढ़ावा मिलेगा और वक्फ में जो करप्शन है वो कम होगा, वक्फ में जो ओबीसी क्लास के जो मुस्लिम्स हैं, जो पिछड़ा वर्ग यानी पसमानदा मुसलमान है, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये वो सारे विषय हैं जो बदलाव 40 से ज्यादा बदलाव होने जा रहे हैं, उन पर इन दलों का क्या रुख रहने जा रहा है। जेडीयू के नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके सामने पूरी तस्वीर को परत दर परत खोल देंगी जब इस पर चर्चा होगी, और तभी आप ये जान जाइएगा कि ये बिल किस दिशा में जाएगा, यानी एक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हालांकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मुस्लिम कम्युनिटी के पास तब भी रहेगी, बिल के पास होने के बाद एग्रीव्ड पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपने मुद्दे को रख सकती है। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्कॉलर्स हैं, खास करके जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन, अगर उन्हें लगता है कि उनके स्टेक्स दांव पर लग रहे हैं तो अभी से उसकी कानूनी समझ के लिए काम करना शुरू करें, ताकि वक्त रहते वो उस पर जब अपनी कार्रवाई करेंगे तो उसके उनको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन
सिक्योर। आपको अपनी तैयारी अगर कानूनी लड़ाई लड़ने की है और आपको कानून के लिए लड़ना है, तो आप अभी से जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल क्लास है, या जो गैर मुस्लिम्स का भी इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो लॉयर हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिनाउंड वकील हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे कंसल्टेशन करें, और आने वाले बिल और एक्ट में जिस तरीके से आपके इंटरेस्ट अगर हैम्पर हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसका कैसे बढ़िया आर्गुमेंट किया जा सकता है, उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आपके पास कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, आपका कोई संसद में आपके रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना आप लोकसभा में है, ना आप राज्यसभा में है। आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अलग अलग पार्टी में है, और वो अपनी पार्टी की पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन लेंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ एक लीगल राइट बचता है, जो आप बिल के एक्ट बन जाने के बाद ही यूज कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।